नमस्कार दोस्तों, रिवाइज चैनल पर आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? क्या आप लोग सही से रिवाइज कर रहे हो या नहीं, पहले यह बताओ। देखिए, आपको पता ही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेबस जो होता है बहुत बड़ा होता है और एक ही दिन में आपको जाके सारा कुछ डिलीवर भी करना होता है। तो अब कोशिश करो जो भी चीज़ को आप लोग पढ़ रहे हो, आप टाइम टू टाइम आप उसको रिवाइज किया करो, क्योंकि आप अगर रिवाइज करोगे तभी आप कंपटीशन में बने रहोगे। आप देख सकते हो चैनल का नाम भी इसलिए रखा गया है रिवाइज। वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों ही आप पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ को ओपन करने के बाद आपको इस तरीके का आइकॉन दिख जाएगा। आइकॉन में क्लिक करके आप पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में हम लोग के साथ जुड़ भी सकते हो। इसके साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जब वीडियो को देखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन को स्क्रीन में देखने के बाद आपको वीडियो को पॉज कर लेना है। आपको खुद से एक ट्राई ज़रूर से ज़रूर देना है। हो सकता है कि आपका अप्रोच सही नहीं हो, आप गलत सॉल्व कर रहे हो, कोई बात नहीं, आपको खुद से एक ट्राई ज़रूर देना है। उसके बाद आप देखो कि अप्रोच और आंसर दोनों आपके साथ मैच हो रहा है कि नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है दैट इज़ सेल्फ प्रैक्टिस। आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको कोशिश करना है कि कम से कम टाइम के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। आपको पता ही है कि यहाँ पे मैं जब सॉल्व करवाता हूँ हर एक चीज़ को मैं डिटेल में बताता हूँ, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो चाहे वो कैलकुलेशन हो। मैं नंबर को ब्रेक कर करके कैसे हम लोग कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं वो भी मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ। कोई भी स्टेप मैं जंप नहीं करता, हर एक चीज़ को मैं बताता हूँ सो दैट आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। इसके साथ ही जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसके साथ जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट या फार्मूलाज हैं वो भी मैं ऐड कर देता हूँ पीडीएफ के अंदर, सो दैट आप जब पीडीएफ को बाद में देख के रिवाइज कर रहे हो आप उसके साथ ही रिलेटेड फार्मूला या कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज कर लो। क्लियर है क्या? क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से। पहली बात, क्वेश्चन आप देख रहे हो लगभग 4 लाइन के बराबर है। तो पहला राउंड ऑफ सॉल्विंग जब होगा आपको इसको छोड़ना है। दूसरे या तीसरे में जब आपका एग्जाम खत्म होने वाला है तभी आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। लास्ट राउंड में देखते हैं क्या बोला जा रहा है। सम स्टूडेंट्स, जिसके अंदर लड़का भी है लड़की भी है, फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स अपीयर्ड फॉर एन ओलंपियाड एग्जाम, ठीक है। 20% ऑफ द बॉयज एंड 15% ऑफ द गर्ल्स फेल्ड इन द एग्जाम। तो बॉय है गर्ल है, फेल परसेंटेज ये है आपका 20 और ये है आपका गर्ल के लिए 15। तो पास हो जाएगा, 100 से माइनस करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा आपका 85। 100 से माइनस करेंगे, पहले 10 करेंगे तो 90 और 90 से 5 करेंगे तो 85। ये सब परसेंटेज में है। द नंबर ऑफ बॉयज हु पास द एग्जाम was 70 more than the number of girls who passed the exam। अच्छा, मतलब क्या बोला जा रहा है कि जितना लड़का ने पास किया है वो गर्ल्स से 70 ज़्यादा है। उसके बाद बोला जा रहा है अ टोटल ऑफ 90 स्टूडेंट फेल्ड। टोटल में 90 स्टूडेंट फेल किया। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट अपीयर्ड फॉर द एग्जाम। एग्जाम के लिए कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट ने अपीयर किया था। क्लियर है? देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत लोग क्या करेगा कि पहले ही इसको 100 मान लेगा कि 100 है लड़का 100 है लड़की, ठीक है। उसके बाद वो लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है नंबर ऑफ बॉयज हु पास्ड, मतलब जो पास का डिफरेंस है वो है आपका 70। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग का है 80, यहाँ पे है 85। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि लड़का जो है लड़की से 70 ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे है 80, यहाँ पे 85, तो लड़का कम है। बात यहाँ पे यही है कि यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला नहीं गया है कि लड़का और लड़की जो है दोनों का टोटल नंबर जो है समान है। यह क्वेश्चन में बोला नहीं गया है। यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बन जाता है। देखिए, हम लोग मान लेंगे कि लड़का जो है बी है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज, और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो है दैट इज जी। तो जो लड़का पास कर रहा है जैसे 80%, तो 80% मतलब 4/5, तो 4/5 बी जो है ये आपका 70 ज़्यादा है गर्ल्स से।
तो 85/100 ये कैसा होगा, 85/100 है, तो अगर हम लोग क्या करेंगे 5 से काटेंगे तो 17/20। ये सब जो छोटा मोटा काटा कुटी है ये आपका तुरंत आना चाहिए माइंड पे, इतना प्रैक्टिस तो आपका होना ही चाहिए, ठीक है। कि हर बार आप लिखो पहले 85 देन 100 देन 5 से काटो, उतना लिखना नहीं है, छोटा छोटा स्टेप को आपको स्किप तो करना ही पड़ेगा। ये क्या है, यह है 17। तो अगर इसको थोड़ा सा अरेंज कर ले तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इसको हम लोग एलसीएम 20 ले ले तो 5 4 20, तो 16b माइनस 17g, ये कितना आ जाएगा ना, 70 इंटू 20 तो 1400 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अ टोटल ऑफ 90 स्टूडेंट्स फेल्ड, जो फेल किया वो है आपका 90। तो b/5 क्यों लिख रहे हैं, 20%, 20% मतलब 1/5, और इधर है माइनस 15%, 15% 5 से काटेंगे तो 5 3 और 5 20, इतना जी। ये क्या है, यह है आपका 90 टोटल जो फेल कर रहा है, यह है आपका 90। तो इसको हम लोग अगर थोड़ा सा अरेंज करें तो क्या बन रहा है ना, 5 4 20 तो 4b, और इधर हो जाएगा आपका प्लस 3g, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 1800, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर ऊपर से इक्वल करें तो 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16b प्लस 4 3 12g दैट इज इक्वल टू 18 4 72, तो 7200, ठीक है। अब देखिए अगर दोनों को हम लोग ऐड तो नहीं कर सकते, माइनस ही करना पड़ेगा, तभी आपका जी का वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 29g, ठीक है। माइनस हम लोग नहीं लिख रहे हैं क्योंकि राइट साइड में भी 7200 माइनस 1400 कैसे करेंगे, देखिए 72 माइनस 14, तो पहले 10 माइनस करेंगे तो कैसे कितना आ गया 62, 62 माइनस 4 तो 58 आ गया, 58, तो 58 आ गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे 9800, और जी क्या आ जाएगा, जी आएगा 200, ठीक है। तो जी अगर 200 आ गया तो इस इक्वेशन से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि 600 आ गया, यहाँ 600 और इधर जाएगा तो 1800 माइनस 600 तो 1200, 1200 तो बी का वैल्यू आ जाएगा आपका 300, ठीक है। तो आपको क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर, तो 300 प्लस 200 तो टोटल कितना अपियर हुआ था, टोटल हुआ था आपका 500। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कोशिश कीजिए इसको तीसरे राउंड पे सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से, परसेंटेज के अंदर जो टॉपिक है डिस्काउंट, वहां से ये क्वेश्चन को उठाया गया है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है आइटम का जो प्राइस है 400, ड्यूरिंग अ फेस्टिवल अ कंपनी ऑफर्स अ सेल डिस्काउंट दैट ऑफर्स X% ऑफ ऑन इट्स रेगुलर प्राइस अलॉन्ग विद अ डिस्काउंट कूपन ऑफ 10%। मतलब 400 रुपीज़ का जो चीज़ है उसके ऊपर 2 डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं, X दे रहे हैं X%, दूसरा दे रहे हैं 10%। द प्राइस ऑफ द आइटम आफ्टर यूजिंग बोथ द सेल डिस्काउंट एंड डिस्काउंट कूपन इज 216। मतलब दोनों जो डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं, सेल डिस्काउंट X% एंड डिस्काउंट कूपन 10%, दोनों देने के बाद जो प्राइस बन रहा है वो 400 से 216 बन रहा है। आपको पूछ रहा है जो पहले वाला सेल डिस्काउंट दिया गया था X%, उसका वैल्यू कितना है, ठीक है। देखिए आसान क्वेश्चन है, तो 400 जो चीज है इसके ऊपर अगर हम लोग पहले X% का डिस्काउंट लगाएंगे तो 100 का चीज जो है वो कितने में मिलेगा, X% डिस्काउंट देने के बाद 100 में X डिस्काउंट, तो प्राइस बन रहा है 100 माइनस X। उसके बाद डिस्काउंट कूपन से डिस्काउंट दे रहे हैं 10%, 10% मतलब 10 से 9, 100 से 90 नहीं लिखना है, डायरेक्ट 10 से 9 लिखना है। फाइनली बन कितना रहा है ना, फाइनली बन रहा है 216। अब 100 से 400 काट गया तो 4 आ गया, यहाँ पे 36 आ गया, ठीक है, 9 इंटू 4 36, तो 36 को अगर 216 से काटते हैं तो हम लोग जानते हैं 6 आता है, तो 100 माइनस एक्स का वैल्यू कितना आ गया ना, ये आ गया 60, तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा आपका 40। क्लियर है क्या, तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये एक प्रोसेस हो गया जो थोड़ा सा फास्ट है। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि पहले हम लोग देख लेते हैं नेट डिस्काउंट हम लोग को कितना मिला,
तो 400 का चीज़ मिला 216 में, तो डिस्काउंट कितना मिला, कैसे माइनस करेंगे ध्यान दीजिएगा, मेरा आवाज़ को फॉलो कीजिए। 400 माइनस 200, 200 हो गया, 200 माइनस 10, 190 हो गया, 190 माइनस 6 तो 184 हो गया। ठीक है, तो 184 डिस्काउंट मिल रहा है 400 रुपीज़ के चीज़ों के ऊपर। तो नेट डिस्काउंट कितना ना, 4 से अगर काटेंगे तो 4 4 16 और 2 आ रहा है तो 4 6 24, तो नेट डिस्काउंट है आपका 46 का। क्लियर है। अब हम लोग ए बी मेथड जो लगाते हैं उसको यूज करेंगे ना, x प्लस 10 माइनस 10x बाई 100 दैट इज इक्वल टू 46। देखिए बहुत लोगों का यहाँ पे ध्यान नहीं रहता है, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 नेट डिस्काउंट निकालने के लिए या नेट चेंज निकालने के लिए। ठीक है, तो जब डिस्काउंट हो रहा है तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे दोनों ही माइनस, तो नेट पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, या आप माइनस को कॉमन लेके भी लिख सकते हो, a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। ये ध्यान रहना चाहिए, जब लोग पहली बार प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पे गलती होने का चांसेस रहता है। देखिए अब क्या आ रहा है ना, x माइनस एक्स बाई 10 दैट इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो यहाँ पे 9x बाई 10 दैट इज इक्वल टू 36, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 40। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन आप अगर देखोगे तो पहला वाला जो मेथड है डायरेक्ट हो रहा है, आपको 2 स्टेप नहीं करना पड़ रहा है, 1 स्टेप में भी हो जा रहा है, तो पहले वाला ज़्यादा सही है। और दूसरे वाला एक अप्रोच है लेकिन थोड़ा सा आपको 2 स्टेप में करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से, ए सोल्ड ए मोबाइल टू बी एट ए गेन ऑफ 25%। अच्छा, तो ये है ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी। अब ये भी अवॉइड कर सकते हो क्योंकि एक के बाद एक आप अगर हॉरिजॉन्टली लिखोगे तो ए बी सी ही मालूम चलता है। ठीक है, तो ए अगर 100 है तो बी हो जाएगा 125 क्योंकि 25% गेन में बेचता है, और बी सी को बेचता है 10% लॉस में। ठीक है, देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, 10% लॉस मतलब 125 और इसका 10% मतलब क्या ना 12.5। देखिए कोई भी अगर नंबर है, जैसे मान लीजिए 1125, अगर इसका हम लोग 1% फाइंड करने की कोशिश करें, 1%, तो जो डेसिमल है 2 पॉइंट को मतलब 2 डिजिट को छोड़ के लगता है। अगर इसको हम लोग 10% करने की फाइंड मतलब 10% फाइंड करने की कोशिश करें तो 1 डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगता है, जैसे 112.5। ये थोड़ा सा, ये सब चीज़ आसान तो है ही, सब कोई कर लेता है, लेकिन आप अगर ये सब पहले से माइंड में बैठा कर रखोगे, पहले से घर में इसके ऊपर काम करके रखोगे, तो एग्जाम में आपको बहुत जल्दी जल्दी आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको छोड़िए, ये कोई काम का नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे ना, 125 है और 12.5 है, 25 का आधा कितना होता है 12.5, तो ये कितना आ जाएगा 112.5। अब क्या बोला जा रहा है, सी पेड 5625 फॉर इट, मतलब इसका जो वैल्यू है यह है आपका 5625। अच्छा ध्यान रखिएगा यहाँ पे परसेंटेज है। ठीक है, और बोला जा रहा है कि हाउ मच डिड ए पे फॉर द फोन, ए ने कितना पेमेंट किया है। तो थोड़ा सा अगर आप लोग देखोगे तो इसका ये जो है ये 5 गुना बैठता है, 25 5 125, एक रह गया, 5 11 55, 55 और 1 56। ठीक है, अब मैंने पहले भी बोला है, ऑप्शंस को देखिए, बस एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक ही 5 है, बाकी सब 0 है, तो आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है। आपको पता है कि 5 से अगर पूरा डिवाइड चला गया तो जितना सारा ऐड होगा, जितना सारा डिजिट ऐड होगा वो 0 ही रहेगा। अब अगर ऐसा रहता कि 500 रहता, 5000 रहता, 5 लाख रहता, तब आपको दिक्कत होता। ठीक है, ये सब चीज़ बहुत छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन आपको ये सीखना है। ठीक है, आप अगर प्रैक्टिस करोगे तभी आप सीख पाओगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से। क्वेश्चन में बोला जा रहा है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर मेड टू इंक्रीज and decrease respectively by 8% and 10%. What is the percentage increase or decrease in its area? तो रेक्टेंगल का जो लेंथ है उसको 8% से बढ़ाया गया है, जो ब्रेथ है उसको 10% से घटाया गया है,
तो एरिया में कितना चेंज होगा। तो नेट चेंज फाइंड करने के लिए हम लोग हमेशा जो यूज़ करते हैं ए बी मेथड, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। फॉर्मूला तो याद होगा सभी को, ठीक है। याद रखना है कि इंक्रीज जब होगा, अगर इंक्रीज हुआ तो हम लोग साइन क्या लेते हैं, प्लस। अगर डिक्रीज हुआ तो हम लोग साइन क्या लेते हैं, नेगेटिव। क्लियर है बात। अभी देखिए, आपको साइन का अच्छे से ध्यान रखना है। 8% से इंक्रीज हुआ, 10% से डिक्रीज हुआ तो -10 लिखेंगे। और इधर ए और बी का इंडिविजुअल साइन अगर कंसिडर करेंगे तो जब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही आ जाएगा, इसलिए ऊपर 8 × 10/100। तो कितना आ रहा है आप देख सकते हो, यहाँ पे आ रहा है -2 और -80/100 तो 0.8, तो -2.8% जो है आपका आंसर आ रहा है। माइनस क्या डिनोट कर रहा है, डिक्रीज डिनोट कर रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, डिक्रीज बाय 2.8%। एक बात का ध्यान रखना है कि आंसर आप फाइंड करो और ऑप्शन डी को टिक कर दो, दोनों में ही 2.8% है। जल्दबाजी में कभी कभी ये हो जाता है कि ऑप्शन बी की जगह ऑप्शन डी टिक हो जाएगा, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डिक्रीज है या इंक्रीज, इसलिए मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन जो है आपका परसेंटेज से है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा टफ है मैं बोलूँगा, ठीक है। नया पैटर्न तो नहीं है, लेकिन लैंग्वेज का खेला है पूरा। आपको इसको एक बार पढ़ के समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, आप इसको 2 से 3 बार पढ़िए, धीरे से पढ़िए, लेकिन समझिए चीज़ों को जो बोला जा रहा है, ठीक है। देखते हैं। इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इट वॉज नोटेड दैट द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हैज़ इंक्रीज्ड बाई 25%। अच्छा, मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या बोला जा रहा है, रॉ मटेरियल का जो वैल्यू है वो 25% से बढ़ गया। 25% मतलब क्या, 25% मतलब 4 से 5 हो गया। 25% मतलब 1/4 होता है, अब बढ़ रहा है तो 4 से 5 हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं है इतना तक। अब देखिए, द लेबर कॉस्ट हैज गॉन अप फ्रॉम 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू 38% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब क्या, लेबर कॉस्ट जो है, पहले बात हुआ रॉ मटेरियल का, अब लेबर कॉस्ट जो है वो डिपेंड करता है रॉ मटेरियल के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, लेबर कॉस्ट जो है आपका रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल का 30% था पहले, अब हो गया रॉ मटेरियल का 38%। क्लियर है बात इतने तक। अच्छा, क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल बी रिड्यूस्ड टू कीप द सेम एज दैट बिफोर द इंक्रीज। ठीक है, मतलब आपको पूछा जा रहा है जैसे प्राइस बढ़ गया तो कितना जो कंजम्पशन है, ठीक है, वो कितना घटाए सो दैट आपका खर्चा आपका सेम ही रहे। अब देखिए दूसरा जो लाइन है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। द लेबर कॉस्ट हैज गॉन अप फ्रॉम 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू 38% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल पहले ही 4 से 5 हो गया है, ठीक है। तो नीचे वाले पार्ट में क्या था, 30% था रॉ मटेरियल का, मतलब 4 × 30/100 इतना था आपका लेबर कॉस्ट, ठीक है। और ऊपर में कितना है, ऊपर में है आपका 5 × 38/100 इतना तक। क्लियर है। अब टोटल कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट क्या होगा, लेबर कॉस्ट प्लस आपका रॉ मटेरियल दोनों को मिला के होता है टोटल कॉस्ट, है कि नहीं। क्लियर है बात। अब वैल्यू जो है यहां से इतना तक बढ़ा है तो कंजम्पशन कितना, लागत जो है कितना घटाना पड़ेगा, नहीं यहां से यहां तक घटाना पड़ेगा। क्लियर है बात। देखते हैं, देखिए तो मतलब मैंने अभी लैंग्वेज को तोड़ के समझा दिया, आप कैलकुलेशन देखेंगे, ठीक है। देखिए 5 है प्लस 5 का 38%, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं कि 5 × 138/100, ऐसा ही तो करते हैं ना हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब नीचे जो है 4 और 4 का 30%, तो 4 × 130/100 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बात, ये लॉजिक तो क्लियर रहना चाहिए। देखिए 130/100 इसको क्या लिख सकते हो, 1 + 30/100। अब आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है बात। तो क्या आ रहा है ये चीजें ना, 5 × 138, 100 तो ऊपर और नीचे कट जाएगा और नीचे रह जाएगा 4 × 130, ठीक है बात। अब देखिए
5 26 130, 2 से काटेंगे 2 और इधर 69। मतलब वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बढ़ा, वैल्यू बढ़ा 52 से 69 तक। क्लियर है बात। ये खर्चा बढ़ गया है। खर्चा में दो चीज है, एक है आपका रॉ मटेरियल, दूसरा है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट जो है रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, अब इतना अगर खर्चा बढ़ा तो कंजम्पशन जो लागत है उसको कितना घटाएंगे ना, 69 से आपका 52, तो कितना घटाना पड़ेगा। आपको बोल दिया गया है व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल बी रिड्यूस्ड टू कीप द कॉस्ट सेम एज दैट बिफोर द इंक्रीज। तो 69 से 52 कितना रिड्यूस करना पड़ेगा ना, 17 रिड्यूस करना पड़ेगा। 69 माइनस 52 कितना आता है, 17 आता है। तो 17 बाई 69 इंटू 100। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे समझिए। नीचे 69 है, ऊपर 17 है, तो अगर नीचे 68 रहता इसके जगह, तो 17 4 68 और इधर बनता 25। ठीक है, तो 25 के आसपास आंसर होना चाहिए, ये हम लोग को समझ में आ रहा है। अब 25 से कम भी हो सकता है, 25 से ज्यादा भी हो सकता है, ये आगे वाला बात है। लेकिन आप अगर देखोगे ऑप्शन बी जो है 25.5 है और ऑप्शन डी जो है 24.6 है। ठीक है, मतलब बी और डी दोनों ही हो सकता है, दोनों ही 25 के आसपास है। अब हमको देखना पड़ेगा कि ज्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, मैं बहुत सारी बात बताता हूँ, ठीक है, लॉजिक मैं लेयर बाय लेयर बताता हूँ, आपको माइंड में बैठना चाहिए क्यों हो रहा है, पूरा लेयर बाय लेयर आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर पाओगे। तो देखिए, तो 68 अगर रहता तो 4 आता, लेकिन नीचे कितना है 69 है, तो 4 से कुछ ज्यादा आएगा, 4 से कुछ ज्यादा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर नीचे 4 रहता तो ऊपर 25 आता, लेकिन नीचे 4 से ज्यादा है तो ऊपर 25 से कम आएगा, तो क्या होगा 24.6 हो जाएगा। क्लियर है बात, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए ये सब जो है ना एकदम नॉर्मल बात है, एकदम नॉर्मल, लेकिन लॉजिक जो है आपको पूरा बैठना चाहिए दिमाग में कि कैसा क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन जो है आपका परसेंटेज से लिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए इसको करने का दो मेथड होता है, एक तो हम लोग बेसिक से करेंगे बड़ा करके, और दूसरा छोटा प्रोसेस। ठीक है, पहले हम लोग छोटा प्रोसेस का बात करेंगे, जिसके लिए लैंग्वेज को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, लॉजिक को आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। देखिए, द रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस of salt enables a person to buy 2 kg more for 272 rupees। ध्यान से समझिए क्या बोला जा रहा है। प्राइस में 15% घटती हुआ, अगर प्राइस में 15% घटती हुआ, कमी हुआ, ठीक है, तो एक बंदा जो है 272 रुपए में 2 kg ज्यादा चीज, 2 kg ज्यादा सॉल्ट खरीद सकता है। क्लियर है बात। मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये जो 2 kg सॉल्ट है, 2 kg जो सॉल्ट है, इसका प्राइस क्या होगा, इसका प्राइस होगा 272 का 15%, है कि नहीं बताओ। लॉजिक को और एक बार ध्यान से समझिए, कितना घटा 15% से, किसके ऊपर घटा 272 के ऊपर। अब 272 के ऊपर 15% घट गया, इसके लिए क्या हुआ 2 kg ज्यादा वो ले पा रहा है। ठीक है, तो 272 का जो 15% है, जो वैल्यू निकल के आया वो घटा, मतलब वो घटा इसलिए तो 2 kg ज्यादा ले पा रहा है कि नहीं बताओ। तो 2 kg का प्राइस जो घटा हुआ वैल्यू है वो है। ठीक है, मतलब 272 का 15%। ये लॉजिक आपको बैठाना चाहिए। क्लियर है बात। नहीं तो और भी मेथड होता है, जैसे प्राइस जो है हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, जो घटता है आपका 100 से 85, मतलब 20 से 17, और कंजम्पशन जो बढ़ता है वो कितना होता है 17 से 20। अब आप देखते हो ये जो डिफरेंस है 3 है 2 के बराबर, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा बन जाता है। ठीक है, तो आपको ये लॉजिक जो है ये आपको समझने आना चाहिए। क्लियर है बात। देखते हैं अभी 272 का 15% कितना आ रहा है, 4 से कटेंगे तो 25 आ जाएगा इधर, और इधर 6 24 और 8 से 32, 5 5 25, 5 3 15, ये आ गया 68 इंटू 3। कैसे करेंगे, 60 से करेंगे 180 और 8 से जाएगा 24, तो 204 बाई 5 कितना निकल के आया, या 5 4 20, तो 40 से जाएगा और 8। ठीक है, इतना रुपीस। मतलब 272 में जो 15% डिडक्शन हुआ है, 272 का 15% यही है 2 किलो का वैल्यू। तो 2 किलो का वैल्यू अगर यही है तो 1 किलो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 किलो का वैल्यू हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे तो 20.40 हो जाएगा आपका आंसर।
ये जो लॉजिक है ये आपका पहली बार दिमाग में नहीं आएगा, इसको आपको घर में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन ये लॉजिक अगर एक बार बैठा लोगे तो ये जो बड़ा प्रोसेस होता है, ये साइड में मैंने जो दिखा है, ये आपको करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से, बोला जा रहा है द प्राइस ऑफ पेट्रोल शॉर्ट बाई 5%। बिफोर द हाइक द प्राइस वॉज 82 पर लीटर। पहले दाम था पर लीटर का 82 रुपीज, अभी 5% से बढ़ गया। A man travels 3045 किलोमीटर every month and his car gives a mileage of 15 किलोमीटर पर लीटर। हर एक महीना इतना ट्रेवल करता है और उसका जो गाड़ी है 1 लीटर तेल में 15 किलोमीटर चलता है। What is the increase in monthly expenditure to the nearest? To the nearest मतलब थोड़ा सा खतरा हो गया, कैलकुलेशन जो होगा आपका अप्रोक्सीमेट होगा। ऑन द मैंस ट्रेवल ड्यू टू द हाइक इन पेट्रोल प्राइस। अच्छा, तो पेट्रोल का प्राइस जैसे बढ़ गया उसके लिए मंथली इसके ऊपर, तेल के ऊपर खर्चा कितना बढ़ेगा। अच्छा, एक चीज देखिए, जो कार है आपका 1 लीटर तेल में 15 किलोमीटर चलता है। अच्छा, और हर महीना इतना किलोमीटर वो जाता है, तो तेल का कितना खर्चा उसको, मतलब कितना तेल उसको देना पड़ता है गाड़ी में एक महीने में, वो देख लेते हैं। तो वो हो जाएगा आपका 3045 बाय आपका 15, इतना लीटर तेल उसको महीने में ज़रूरत रहता है। तो 15 दूनी 30, तो 0 आ जाएगा, और 15 3 45, तो इतना लीटर उसको चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ ना, पहले था 82 रुपीज़, 5% से बढ़ा, 5% से बढ़ा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको बोल दिया गया है कि कितना इंक्रीज हुआ है मंथली एक्सपेंडिचर में, तेल का भाव बढ़ने की वजह से कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है। तो कभी कभी देता है इंक्रीज्ड वैल्यू, मतलब बढ़ने के बाद वैल्यू, मतलब खर्चा कितना हो रहा है, वो एक उस तरह से बोल सकता है, और बोल सकता है कितना इंक्रीज हुआ है। तो ध्यान रखना है कि कौन सा वाला बोला है। यहाँ पे बोला है कितना इंक्रीज हुआ है, आपको ऐसे भी बोल सकता है कि इंक्रीज होने के बाद उसको कितना खर्चा हो रहा है। ठीक है, दोनों में लैंग्वेज में अंतर है। अच्छा, तो 82 पहले था, अभी 5% से बढ़ गया, मतलब इंटू 5%, तो 1/20 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो 41, नीचे रह जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 4.1। मतलब क्या ना, 4.1 इंटू 203, इतना खर्चा उसका बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि पर लीटर का जो प्राइस था 82, तो पर लीटर में 4.1 इतना रुपीस उसका खर्चा बढ़ रहा है। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे ऑप्शन की तरफ, तो आपको पता है ये 800 समथिंग बनेगा, क्योंकि 203 इंटू 41 है। 41 को अगर 40 मानेंगे, इसको अगर 40 मान लेंगे, तो ये आ जाएगा 800 के करीब। ठीक है, अब 859 भी है, 832 भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं। अभी 0.1 को छोड़ दीजिए, सिर्फ अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 824 आ गया। ठीक है, और 0.1 मतलब क्या, 203/10, यही है 0.1 का मतलब, इंटू 1/10, तो ये हो जाएगा 20.3। तो ये कितना बन रहा है। अच्छा, एक चीज देखिए, यहाँ पे मैंने 824 कर दिया, ये 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 812 आ रहा है ना। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये बन रहा है 832.3। क्लियर है बात। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से, क्या बोला जा रहा है, 11/5 ऑफ अ नंबर ए इज 22% ऑफ अ नंबर बी। ठीक है, लैंग्वेज को पढ़ेंगे और साथों साथ करते हुए जाएंगे। देखिए, 11/5 जो है इंटू ए ऑफ ए नंबर, ऑफ अ नंबर मतलब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर के साथ। 11/5 इंटू ए, दैट इज 22% ऑफ अ नंबर बी, मतलब 22/100 इंटू बी। ठीक है, काटाकुटी करेंगे और ए और बी का जो रेशियो है A/B, उसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो कैसे कटेगा, देखिए 5 20 से कटेगा, और 11 2 से कटेगा, और 2 10 से कटेगा। तो A/B जो निकल के आया सीधा 1/10 आया। अच्छा, इसके बाद बोला जा रहा है द नंबर B इज इक्वल टू 2.5% ऑफ अ थर्ड नंबर C। मतलब B जो है आपका ये क्या है ना, 2.5%, मतलब 2.5 बाय आपका 100 इंटू है C। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर 25 से काटेंगे तो 4 आएगा, और ऊपर पॉइंट है तो नीचे और एक 0 आएगा। ठीक है, तो B/C क्या आ गया, B/C आ गया आपका 1/40।
इसके साथ ही बोल दिया गया है सी का जो वैल्यू है वो है आपका 5500। तो यहाँ पे हम लोग को एक काम करना है, a बाई बी जो है 1/10 है, यहाँ पे b का वैल्यू क्या है 10 है, a का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे भी हम लोग b का वैल्यू 10 कर लेते हैं तो आसान होगा। तो b अगर 10 करेंगे तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा अब देखिए 400 का वैल्यू कितना है, 400 का वैल्यू है आपका 5500। ठीक है, तो क्या पूछा है, ए का 80% और बी का 40%। अच्छा, जब भी आप क्वेश्चन में दिख रहे हो कि 80% दिया गया है 40% दिया गया है तो सीधा आपको पता रहना चाहिए 20% का मतलब होता है 1/5, 40% अगर होगा तो कितना हो जाएगा 2/5, 60 होगा तो 3/5, 80 होगा तो 4/5। ठीक है, ये पूरा क्लियर रहना चाहिए एकदम, देखते ही तुरंत दिमाग में आना चाहिए। देखिए आप, अगर ये तुरंत दिमाग में आएगा तभी आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। अच्छा, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरोस को काट देंगे सीधा 55/4 आ जाएगा। अच्छा, तो पहले ए का देख लेते हैं, ए का तो 1 ही है, ए का वैल्यू 1 है तो ए का आ जाएगा 55/4। बी का कितना है, बी का है 10, तो इससे 10 मल्टीप्लाई कर देंगे ए के साथ तो हो जाएगा, तो बी का आ जाएगा 550/4। अब ए का 80% मतलब यहाँ पे 4/5 और बी का कितना, बी का है आपका 40% मतलब 2/5, तो 2×2 = 4, 5 से काटेंगे तो 110 और 2 55 आ जाएगा आपका 110। यहाँ 5 से काटेंगे तो 11, 4 काट जाएगा तो ए का कितना आया 11 और बी का कितना आया 55, तो दोनों का साम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 66। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से, बोला जा रहा है अ पर्सन सैलरी वाज डिक्रीज बाय 50%, सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाय 50% एंड देन इंक्रीज बाय 100%। ठीक है, तो हाउ मच परसेंटेज डज ही लॉस और गेन, कितना लॉस और गेन हुआ है। ठीक है, अच्छा देखिए इस तरह का क्वेश्चन में जब इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज ऐसा दिया हुआ हो हम लोग ए बी मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ए बी मेथड बेस्ट रहता है जब 2% दिया गया है तब सही रहता है। यहाँ पे आपको 2 बार ए बी मेथड लगाना पड़ेगा, a + b + ab/100। क्लियर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहला क्या हुआ है डिक्रीज बाई 50%, 50% मतलब हाफ, तो डिक्रीज किया गया है 2 में 1 डिक्रीज किया गया तो कितना बनेगा 2 से 1 ही बनेगा। क्लियर है क्या? अच्छा, सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाय 50%, तो 50% होता क्या है हाफ, तो 2 में 1 बढ़ा तो बढ़ के कितना हुआ ना 3 हो गया, एंड देन इंक्रीज बाय 100%, 100% मतलब क्या 1, तो 100% बढ़ेगा तो क्या 1 से 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 से 2 हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा तो रह क्या क्या रह गया 2 से 3, 2 से 3 मतलब हाफ, हाफ मतलब 50% गेन, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से, बोला जा रहा है इन अ फैक्ट्री विथ 400 एम्प्लॉयज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज टू दैट ऑफ फीमेल 5:3। तो मेल इज टू आपका फीमेल, ये कितना है, ये है आपका 5:3। देयर आर 87.5% रेगुलर एम्प्लॉयज इन द फैक्ट्री, मतलब टोटल जो है उसका 87.5%। अच्छा 87.5 हम लोग को सीधा पता रहना चाहिए इतना परसेंटेज का मतलब क्या ना 7/8, जैसे 37.5 बहुत ही फेमस है, इसका मतलब क्या ना 3/8। ये सब एकदम पूरा क्लियर रहना चाहिए। ठीक है क्या? जैसे आपका 62.5 ये कितना होता है, ये होता है 5/8, बहुत ही फेमस है, ये सब बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा अब देखिए 92% ऑफ द मेल एम्प्लॉयज आर रेगुलर एम्प्लॉयज। अच्छा मेल के अंदर इसका 92% बोल दिया गया है क्या है ना रेगुलर है। अच्छा देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेगुलर फीमेल एम्प्लॉयज, तो ये जो फीमेल है इसका कितना परसेंटेज जो है आपका रेगुलर है ये फाइंड करना है। ठीक है, देखिए इसको करने का तो बहुत सारा तरीका हो सकता है लेकिन हम लोग यहाँ पे एवरेज का कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। क्लियर है, जैसे मान के चलो 5 मेल है और 3 फीमेल है,
5 मेल 3 फीमेल। 5 का 92% क्या है, रेगुलर एम्प्लॉयज़, और फीमेल का x% क्या है, रेगुलर एम्प्लॉयज़। तो एवरेज कितना हो जाएगा ना, 5 का 92% प्लस 3 का x% बाई 8। क्लियर है इतना क्या? देखिए आप कैसे करेंगे, जैसे हम लोग मिक्सचर में करते हैं ना, जैसे मान के चलो 20 किलो चावल है, 35 रुपया किलो, मतलब 35 रुपीज़ पर किलो, और 25 किलो चावल है, 40 रुपीज़ पर किलो। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल कितना खर्चा हो रहा है वो देख लेते हैं बाई टोटल अमाउंट। वैसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे, टोटल रेगुलर एम्प्लॉय कितना है देख लेंगे, और कितना में बांटा जा रहा है उसको देख लेंगे। क्लियर है? देखिए जैसे 5 का 92%, 92/100 प्लस 3 का x/100 बाई कितना, बाय है आपका 8, दैट इज इक्वल टू 87.5%। तो डायरेक्ट लिखेंगे 7/8। यहाँ पे हम लोग नीचे 100 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि 87.5% का मतलब होता है 7/8। यहाँ पे 100 हम लोग लिए हैं क्योंकि 92% है, इसलिए ये क्लियर रहना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। देखिए आप, तो क्या आएगा ना, 8 से 8 तो हम लोग कट ही सकते हैं, है कि नहीं? तो 100 हो जाएगा एलसीएम, तो 92 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 450 प्लस 10 तो 460 प्लस आपका 3x दैट इज इक्वल टू 700। तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, पहले 700 में से 400 जाएगा 300, 300 में से 60 जाएगा 240, 240/3 तो 80 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन डी है आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से, बोला जा रहा है आ स्पेंड्स 65% ऑफ हिज इनकम, हिज इनकम इंक्रीज बाई 20.1% and the expenditure increased by 20%. By what percent does his savings increase or decrease? करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस दिया हुआ है, मतलब कैलकुलेशन जो होगा अप्रोक्सीमेट होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही कॉमन एक पैटर्न का क्वेश्चन है, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, लेकिन इसको सॉल्व करने का 2 से 3 मेथड है। ठीक है, तो आपको हमेशा उसी मेथड को चूज करना है जो आपका यूनिवर्सल मेथड हो, जिसको आप हर जगह पे लगा पाओ और जो आपका टाइम को बचा सके। क्लियर है? ये दोनों पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड हो सकता है, लेकिन सब अच्छा मेथड नहीं होगा। कुछ आपको कम टाइम में दे देगा, लेकिन उसके लिए आपको हो सकता है कि वो पर्टिकुलर केस में ही वैलिड है। आपको ऐसा मेथड लेना है जो आपका 90% क्वेश्चन के लिए वैलिड हो जाएगा और आपका टाइम भी सेव करे, कैलकुलेशन को रिड्यूस करे। क्लियर है? तो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एलिगेशन का हेल्प लेते हैं। ठीक है, देखिए पहली चीज जो ध्यान रखिए कि एलिगेशन जब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे तो एक तरफ हम लोग लिखेंगे सेविंग्स को, एक तरफ एक्सपेंडिचर को, और बीच में लिखते हैं इनकम। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको, क्योंकि बहुत बच्चा क्या करता है, बहुत बच्चा क्या करेगा ना, यहाँ पे ले लेगा इनकम और यहाँ पे ले लेगा सेविंग्स। उन लोगों को लगता है सेविंग्स है तो बीच में रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकम जो होता है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो इनकम जो है हमेशा बीच में आएगा एलिगेशन में। क्लियर है बात? ये एकदम मतलब रहना चाहिए दिमाग पे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और नीचे आपको क्या रेशियो दे देगा, रेशियो दे देगा आपका सेविंग्स और एक्सपेंडिचर का। ठीक है, ये कितना इंक्रीज और डिक्रीज है हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एलिगेशन में, और नीचे हम लोग को रेशियो मिल जाता है। क्लियर है क्या? अच्छा, आप उल्टा भी कर सकते हो, आप यहाँ पे ले सकते हो एक्सपेंडिचर, यहाँ पे सेविंग्स, तो यहाँ पे मिल जाएगा एक्सपेंडिचर, यहाँ पे मिल जाएगा सेविंग्स का रेशियो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा बीच में आपका रहेगा इनकम, ये ध्यान रहना चाहिए। अच्छा आगे देखते हैं, तो क्या बोला जा रहा है कि जो इनकम है उसको बढ़ाया गया है 20.1% से, तो बीच में आया 20.1। द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 20%, तो यहाँ पे आया 20। अच्छा, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं एक्स से बढ़ाया गया या घटाया गया, और रेशियो क्या है, सेविंग्स इज टू आपका एक्सपेंडिचर। तो सेविंग्स कितना होगा, स्पेंड करता है 65, तो सेविंग्स हो जाएगा आपका 35, 100 माइनस 65 तो 35, तो 5 7 35 और 5 13 65। तो यहाँ से आप देखो 7 का वैल्यू क्या आएगा, 7 का वैल्यू होगा आपका 20.1 माइनस 20, तो 7 का वैल्यू हो जाएगा 0.1। तो 13 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 13 का वैल्यू हो जाएगा 0.1/7 इंटू आपका 13, तो 1.3/7। ये हो जाएगा किसका वैल्यू, ये हो जाएगा आपका 13 का वैल्यू।
क्लियर है। अब देखो अब एक चीज यहाँ पे क्या है, इस तरफ 20 है, बीच में 20.1 है। एलिगेशन में होता क्या है, एक तरफ ज्यादा रहेगा बीच वाले से, एक तरफ बीच वाले से कम रहेगा। तो यहाँ है 20 कम है 20.1 से, तो यहाँ 20.1 से ज्यादा होगा, x का वैल्यू 20.1 से ज्यादा होगा। क्लियर है इतना। देखो आपको समझ में आ रहा है x का वैल्यू 20.1 से ज्यादा होगा, तो अब आप ऑप्शन बी भी टिक कर सकते हो, ऑप्शन डी भी टिक कर सकते हो, ठीक है, दोनों में से एक होगा। लेकिन बहुत जगह पे ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ऑप्शन में एक ही रहेगा जो आपका 20.1 से ज़्यादा रहेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आप जब कैलकुलेशन कर रहे हो थोड़ा सा ऑप्शंस की तरफ देख लो कि चारों ऑप्शंस कैसे दिया गया है, कि हो सकता है कि तो एक ही वैल्यू क्वेश्चन में हो जो 20.1 से ज़्यादा हो, तो आपको कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर है क्या। अच्छा अब देखिए कैसे करेंगे ना। 1.3/7 है तो कैसे जाएगा ना, आपको आप देख सकते हो 7 दूनी होता है 14, ठीक है, तो 0.2 के बराबर हो सकता है ये हम लोग बोल सकते हैं। अगर ये 1.4 रहता तो 0.2 आता, तो कम है तो 0.19 0.18 ऐसा कुछ आएगा। क्लियर है क्या। अगर ये 0.2 हुआ तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका 20.1 प्लस आपका 0.2, तो 20.3 हो जाएगा x का वैल्यू। तो इतना परसेंटेज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है। देखिए आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ एकदम मतलब जो आपका एग्जाम में आया हुआ है ऐसा ही क्वेश्चन है। तो कैसे मैं अप्रोच को बैठा रहा हूँ, कैसे मैं देख रहा हूँ, कितना तक मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब एक बार अच्छे से आपने सीख लिया, आप जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अप्लाई कर रहे हो, अब देखना आपका स्पीड कितना फास्ट हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन का जो मेन जो करेक्ट ऑप्शन है ना उसको ठीक करने से मतलब है, ठीक है। आप जैसे भी करो, तुक्का लगा कर भी अगर करोगे तब भी ठीक है, लेकिन हाँ वो तो अलग लॉजिक हो गया कि तुक्का हर जगह नहीं चलता है। लेकिन आपको समझना है कि लॉजिक कितना तक बैठा है, हम कैसे लॉजिक को बैठा है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से, बोला जा रहा है द बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज इंक्रीज बाई 40%, बाई व्हाट परसेंटेज, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। मतलब अप्रोक्सीमेशन होगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ बन सकता है। शुड बी इट्स हाइट बी इंक्रीज्ड शो दैट द एरिया इंक्रीजेज बाई 60%। तो दोनों को ही हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस को भी हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, हाइट को भी हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, तो एरिया में कितना इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये भी मेथड से हम लोग बेसिक से कर सकते हैं। अगर परसेंटेज जो यहाँ पे है बहुत ही साफ सुथरा परसेंटेज है, अगर थोड़ा सा दिक्कत वाला क्रिटिकल वाला परसेंटेज दे देता तो हम लोग और एक मेथड को भी अप्लाई कर सकते थे। दोनों मेथड से मैं दिखाऊंगा, दोनों ही बहुत यूजफुल है, लेकिन दूसरा वाला तभी यूजफुल होगा जब आपका डाटा बहुत क्रिटिकल है, ठीक है। देखिए तो ए बी में क्या होता है, 40 प्लस एक्स है, दोनों ही इंक्रीज कर रहा है, 40x/100 दैट विल बी इक्वल टू कितना ना 60। तो यहाँ से देखिए अगर 20 से काटेंगे 5, 20 5 100 और 20 2 40, तो आपका क्या आ रहा है 7x/5 का वैल्यू आ रहा है आपका 20। तो 7x/x का 7x/5 का वैल्यू आ रहा है आपका 20। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा ना 100/7, 100/7 क्या होता है 14.29% होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ए बी मेथड से भी आप लोग फाइंड कर सकते हो a+b+ab/100। नेट जो इंक्रीज होता है, अगर डिक्रीज होगा तो माइनस पुट कर देंगे। इसके साथ ही हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि बेस जो है आपका 40% से इंक्रीज हुआ, 40% मतलब 2/5, तो 5 से लेकर क्या बना 7 बना। हाइट को हम लोग को फाइंड करना है, एरिया कितना बना, एरिया बना आपका 60% से इंक्रीज हुआ, मतलब क्या ना 5 से लेकर 8 बना। 40% क्या होता है, 40% होता है 2/5। 60% क्या होता है, 60% होता है 3/5। एकदम क्लियर आना चाहिए ये सब माइंड में। 80% 4/5, 20% 1/5, ठीक है। अब देखिए हाइट का चेंज कितना होगा ना 5/5, नीचे वाले को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं b से, हाइट दैट विल बी इक्वल टू एरिया बाई b, ठीक है। और यहाँ कितना बनेगा 8 से 7। तो हाइट कितना बन रहा है, हाइट का चेंज हो रहा है 1 से लेके 8/7, मतलब हाइट 7 से लेके 8 बढ़ रहा है।
हम लोग बोल सकते हैं 1/7 इंक्रीज होगा इंटू 100, तो यही आएगा 14.28। ठीक है, दोनों से ही आपका जल्दी होगा, लेकिन दूसरा वाला जो मेथड है ये आपको तभी फायदा देगा जब आपका परसेंटेज जो है थोड़ा सा क्रिटिकल दे देगा आपको। क्लियर है चीजें? क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से, बोला जा रहा है इफ ए पॉजिटिव नंबर के व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 30% ऑफ इटसेल्फ गिव्स ए नंबर। अच्छा, के और उसका मल्टीप्लाइड बाय 30% ऑफ इटसेल्फ, मतलब 3/10 ऑफ के gives a number which is 170% more than the number k। तो 170% मोर देन, ध्यान दीजिए, मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि k प्लस 170k/100, मतलब क्या आ रहा है 270k/100। ठीक है, 170% मोर देन द नंबर k, तो k प्लस 170k/100, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 27/10k। k से k कट गया, 10 से 10 कट गया, तो k का वैल्यू आ रहा है आपका 9। k का वैल्यू आपको फाइंड करना है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से। परसेंटेज का जो बहुत ही एक पॉपुलर टॉपिक है इलेक्शन एंड वोटिंग, वहां से क्वेश्चन को लिया गया है। इस तरीके का क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी होता है और समझने में भी थोड़ा सा दिक्कत देता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिए। देखिए, in an election between two candidates, 5% of the registered voters did not cast their vote. 10% of the votes were found to be either invalid or of nota. The winning candidate received 60% votes in his favor and won the election by 17,271 votes. Find the number of registered voters. ठीक है, आपको टोटल कितना वोटर ने रजिस्टर किया उसका नंबर फाइंड करना है। क्लियर है? तो क्वेश्चन को करने का 2 से 3 मेथड हो सकता है। बेसिक को लेकर हम लोग x मान के भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो अप्रोच है जहां से आपको कैलकुलेशन भी घटता है और आपको समझने में भी आसानी होता है, वो होता है क्वेश्चन को आप पीछे से सॉल्व करो। ठीक है, देखिए, जो विनिंग कैंडिडेट है उनको मिल रहा है 60% वोट, तो बाकी का जो 40% वोट है वो किनको मिलेगा, वो मिलेगा लूजिंग कैंडिडेट को। तो विनिंग कैंडिडेट को 20% वोट ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, यहाँ पे बोल दिया गया है ओन द इलेक्शन बाय 17,271, तो 20% का वैल्यू कितना है, 20% का वैल्यू है आपका 17,271। हम लोग बोल सकते हैं 100 का वैल्यू, 100 का वैल्यू क्या है ना, 17,271/20 इंटू 100। अब ये जो नंबर आया, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये जो नंबर आया ये किसका नंबर आया, ये है वैलिड वोटों का नंबर, वैलिड वोट्स। किस लिए मैं ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि जो 60% विनिंग कैंडिडेट को मिला, जो 40% लूजिंग कैंडिडेट को मिला, ये तो वैलिड वोट से ही आएगा ना। अगर वोट वैलिड है तभी तो दोनों में से किसी को मिलेगा। क्लियर है बात? आप देखिए, ये जो लाइन बोला गया है 10% ऑफ द वोट्स वेयर फाउंड टू बी आइदर इनवैलिड और ऑफ नोटा, मतलब अगर 100 वोट रहा उसमें से 90 जो है आपका वैलिड वोट है। क्लियर है? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 90 का जो वैल्यू है, 90 का वैल्यू क्या है, 90 का वैल्यू है 17,271/20 इंटू 100। क्लियर है? तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा ना, 100 का वैल्यू हो जाएगा आपका, ध्यान रखिए कैसे हम लोग लिख रहे हैं, 17,271 इंटू 100/20 इंटू 90, पूरा पीछे से कर रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ये जो नंबर मिला, एक किसका नंबर मिला, ये नंबर मिला आपका रजिस्टर्ड वोट्स का, क्योंकि वोट अगर रजिस्टर हुआ है उसमें से कुछ इनवैलिड है, कुछ वैलिड है। अब वैलिड वोटों में से 60% किसको मिला है, विनिंग कैंडिडेट को, और लूजिंग को 40%। तो ये अगर वैल्यू, ये किसका नंबर है, यह है रजिस्टर्ड, ये नंबर जो है रजिस्टर्ड वोट्स का। अब आप देख पा रहे हो पहले लाइन में जो बोला गया है, हम लोग एकदम पीछे से लेकर पहले तक जा रहे हैं कि 5% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, मतलब अच्छा, ये जो नंबर है ये है एक्चुअली रजिस्टर्ड वोट जो है उनमें से जिन्होंने वोट को दे दिया। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो कास्टेड, अब लिख सकते हो कास्टेड रजिस्टर्ड वोट्स, कास्टेड रजिस्टर्ड वोट्स। क्लियर है?
क्योंकि अगर रजिस्टर्ड वोट है उसमें से अगर कास्ट किया है तभी ना उसके बाद पता चलेगा कि वैलिड है या इनवैलिड है। क्लियर हो रहा है क्या? तो 5% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, मतलब क्या? 100 में से 95। तो 95 का वैल्यू है ये, मैं लिख दूं पूरा इक्वेशन जो बन रहा है। 95 का वैल्यू है 17,271 इंटू 100 इंटू आपका 100 बटे 20 इंटू 90, यह है 95 का वैल्यू। तो एक का वैल्यू बटे 95, 100 का वैल्यू, 100 का वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स इंटू 100। इस पूरे कैलकुलेशन को अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान मेथड जो है, एकदम पीछे से जाओ और आगे तक आओ। ठीक है, जिनको अच्छे से कॉन्सेप्ट पता है वो लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इस लाइन को लिखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और इस लाइन को डायरेक्ट लिखेंगे। लास्ट का जो लाइन मैंने लिखा, मैंने तो हर एक स्टेप आपको बताया कि कौन सा वाला वैलिड वोट है, कौन सा वाला कास्टेड रजिस्टर्ड वोट है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये एक्चुअली है रजिस्टर्ड वोट्स का नंबर। अब हम लोग क्या करना है, काटाकुटी करना है। तो देखिए 20 5 100, 5 19 से कटेंगे 95। अच्छा, 0 से 0 कट गया, तो ये हम लोग 9 से कट सकते हैं क्या? 9 से कट सकते हैं। देखिए 9 1 9, 8 रह गया, 9 9 81, 1 रह गया, 9 1 9 और 9 9 81। अब 19 से कटेंगे तो 101 आ रहा है। ठीक है, तो 101 के बाद 3 0 आएगा, 101 के बाद 3 0 आएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारा मेथड हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको उसी मेथड को चूज करना है जो लगभग 90% केस में वैलिड हो, 90% उसी पैटर्न का क्वेश्चन के लिए वैलिड हो, उसके साथ ही जिनको करने में आपको टाइम कम लगे। क्लियर है बात? क्योंकि इस क्वेश्चन को आप अगर बेसिक मेथड से करोगे, आप जितना भी स्पीड से कर लो, जो इस मेथड से कर रहा है आप उससे आगे नहीं जा सकते हो। ठीक है, टाइम ऐसे ही बहुत कम है, तो आपको टाइम को यूटिलाइज करना है। क्वेश्चन जो है आपका परसेंटेज से है, तो क्वेश्चन आप देख रहे हो लगभग 4.5 लाइन के बराबर है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब आपको पेपर के बीच में मिले तो पहले और दूसरे राउंड में आपको कोशिश करना है इस क्वेश्चन को छोड़ देने के लिए। जो तीसरा राउंड होगा उसके लास्ट में जो 7-8 मिनट टाइम आपके पास रहेगा उसमें आपको कोशिश करना है इस तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे से पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे में हर बार बोलता हूँ कि आपको कोशिश करना है कि एक ही रीडिंग में, स्लो रीडिंग करिए लेकिन एक ही रीडिंग में आपको क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लास्ट के जो 7-8 मिनट रहेगा उसमें आपका दिमाग भी बहुत फास्ट चलेगा, आप बहुत स्पीड में इसको रीड करोगे। लेकिन अगर इसको आपने बहुत स्पीड में रीड किया तो आपको ये 4 से 5 बार पढ़ना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है आपको समझ में आएगा। तो आप जब रीडिंग कर रहे हो, चाहे वो लास्ट के टाइम में भी हो, पेपर के लास्ट के टाइम में भी हो, आपको कोशिश करना है बहुत ही धीरे धीरे समझ समझ के रीडिंग करने के लिए। तो हो सकता है कि आपको 2 बार पढ़ के आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अ मैन स्टार्टेड ऑफ अ बिजनेस विद अ सर्टेन कैपिटल अमाउंट। इन द फर्स्ट ईयर ही अर्नड 60% प्रॉफिट एंड डोनेटेड 50% ऑफ द टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल का जो अमाउंट है वो क्या है ना, इनिशियल अमाउंट प्लस प्रॉफिट। आप इसको कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह भी समझ सकते हो। उसमें भी क्या होता है ना, प्रिंसिपल प्लस आपका इंटरेस्ट, वो होता है नया प्रिंसिपल। क्लियर है? तो उस तरह से आप सोच सकते हो। हालांकि ये क्वेश्चन सीआई का क्वेश्चन नहीं है। अब बोला जा रहा है ही फॉलोड द सेम प्रोसीडियर विथ द रिमेनिंग कैपिटल आफ्टर द सेकेंड एंड द थर्ड ईयर। तो उसने सेम चीज फॉलो किया, सेम प्रोसीडियर फॉलो किया दूसरे और तीसरे साल के लिए। ठीक है, दूसरे और तीसरे साल में आपका प्रॉफिट का परसेंटेज एंड कितना परसेंटेज डोनेट किया आपका स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो आपको मान लेना है कि वही 60% प्रॉफिट हुआ है और 50% डोनेट किया गया है। अब बोला जा रहा है इफ एट द एंड ऑफ 3 years ही इज लेफ्ट विथ 15,360 देन व्हाट वाज द इनिशियल अमाउंट विथ व्हिच द मैन स्टार्टेड हिज बिजनेस। ठीक है, तो तीसरे वर्ष के एंड में उसके पास 15,360 है। तो बोला जा रहा है इनिशियल अमाउंट कितना था जिससे उसने बिजनेस स्टार्ट किया था।
देखिए कैसे करेंगे। हम लोग अगर मान लेते हैं कि इनिशियल अमाउंट है आपका एक्स, हम लोग जस्ट मान लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पहले वर्ष के एकदम बिगिनिंग में उसने 100 रुपया लेकर बिजनेस स्टार्ट किया। अब उसने क्या किया, अब उसने 60% प्रॉफिट किया, ठीक है। तो अमाउंट कितना बनेगा, इनटू 160/100। कोई दिक्कत है अभी तक? हम लोग 0 से 0 अगर काटेंगे तो 16 आपका कितना आ रहा है 10, या हम लोग लिख सकते हैं कि 8/5। ये कब हो रहा है ना, जब उसने 60% प्रॉफिट किया एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। पहले वर्ष के अंत में जब उसने 60% प्रॉफिट किया तब अमाउंट बना 8x/5। अब इसका हाफ क्या करता है, डोनेट कर देता है, ठीक है। हाफ अगर डोनेट कर देगा तो हाफ बचा भी होगा, ठीक है। तो दूसरे वर्ष के पहले इतना अमाउंट लेकर उसने बिजनेस स्टार्ट किया, कोई दिक्कत नहीं, 1 साल हुआ है बस। अभी हम लोग कहां तक पहुंचे हैं ना, दूसरे वर्ष के एकदम पहले, ठीक है। अब फिर से क्या हुआ, फिर से उसने 60% प्रॉफिट किया। तो फिर से अगर 60% प्रॉफिट किया मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 8/5, इसका 8/5 अगर 60% प्रॉफिट हुआ तो अब फिर से क्या किया, फिर से हाफ डोनेट कर दिया, ठीक है। तो हाफ अगर डोनेट कर देगा तो हाफ बचा भी होगा। ये हम लोग कब तक पहुंचे, अभी तक हम लोग पहुंचे दूसरे वर्ष के एंड में, या आप बोल सकते हो तीसरे वर्ष के पहले। तो तीसरे वर्ष में उसने बिजनेस स्टार्ट किया इतना अमाउंट लेकर। क्लियर है? अभी तक प्रोसेस 2 बार हुआ है, 1 साल पहले वर्ष जो है, उसके बाद दूसरा वर्ष हुआ, और तीसरे वर्ष के पहले, या हम लोग बोल सकते हैं दूसरे वर्ष के एंड में, यहां तक आके हम लोग पहुंचे हैं। फिर से क्या हुआ, फिर से 60% प्रॉफिट हुआ, मतलब 8/5, और आधा डोनेट भी कर दिया तो आधा रह भी गया, ठीक है। इसका अमाउंट बोला जा रहा है 15,360। क्लियर है चीजें? तो यह है फर्स्ट ईयर का केस, यह है सेकेंड ईयर का केस, और यह है आपका थर्ड ईयर का केस। क्योंकि आपको बोला जा रहा है इफ एट द एंड ऑफ 3 years ही इज लेफ्ट विद इतना, मतलब तीसरे वर्ष के भी एंड में उसने 60% प्रॉफिट तो किया और 50% डोनेट भी कर दिया, तब उसके पास 15,360 रुपए रहा। क्लियर है? अब करना क्या है, अब हम लोग को एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 15,360 इंटू आपका 5 3 बार है तो हम लोग 25 × 5 लिख रहे हैं, और 2 आपका 3 बार है तो 8 लिख रहे हैं, और नीचे क्या है, नीचे 8 जो है 3 बार है, तो 8 से 8 कट गया, ठीक है। आप 8 से अगर काटेंगे तो 8 1 8, तो 73 आ गया, 8 9 72, 8 2 16 और 0, ठीक है। फिर से 8 से काट सकते हैं, तो ये आ रहा है 8 दूनी 16, 3 रह गया, 8 4 32 और 0, मतलब 240 × 125। तो अगर हम लोग 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 इंटू आपका 25, तो 2 0 लास्ट में आ जाएगा। उसके बाद 25 2 50 और 5 रहेगा तो 30,000, तो 30,000 हो गया एक्स का वैल्यू। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, मतलब 30,000 रुपए लेकर उसने बिजनेस स्टार्ट किया। अब आप अगर देखोगे 30,000 रुपए लेकर उसने 60% प्रॉफिट किया पहले वर्ष के एंड में, हाफ डोनेट किया, फिर से 60% प्रॉफिट किया, हाफ डोनेट किया, फिर से 60% प्रॉफिट किया, हाफ डोनेट किया। अब इतना आके उसके पास कितना बचा, 15,360। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है ये आपको बहुत अच्छे से समझ, ठीक है। हम लोग इसको उल्टे उल्टे मतलब रिवर्स करके भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग इलेक्शन एंड वोटिंग का क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे क्या है ना, लास्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं कि 15,360 जो है, 15,360 जो है ये है हाफ डोनेट करने के बाद, ठीक है। तो डोनेट करने से पहले कितना होगा, इसका दुगुना होगा। अब 60% प्रॉफिट हुआ है तो 16 का वैल्यू है ये, और ये है 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट होने के पहले कितना अमाउंट है वो मिल जाएगा हम लोग को। तो ऐसे पीछे से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन सेम ही है, बस अब देख रहे हो कि एक्स का वैल्यू जब हम लोग फाइंड कर रहे हैं यही आ रहा है, और आपको 2 × 10/16 इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लॉजिक आपको क्लियर आना चाहिए कैसे हम लोग कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है।
क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से, बोला जा रहा है ए इन्वेस्टेड 30% मोर देन बी। अच्छा, तो ये है ए, ये है बी। तो ए इन्वेस्टेड 30% मोर देन बी, तो बी 100 करता है तो ए 130 करता है। बी इन्वेस्टेड 40% लेस देन सी, ध्यान दीजिए, बी इन्वेस्टेड 40% लेस देन सी, मतलब अगर सी, देखिए 40% पहले ये समझिए, 40% क्या होता है, 40% होता है आपका 2/5। अब 40% लेस, 40% लेस मतलब कितना हो जाएगा ना, 3/5, क्योंकि 5 में हम लोग 2 घटा रहे हैं तब 40% लेस बन रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है एकदम क्लियर रहना चाहिए माइंड में, तभी क्वेश्चन का स्पीड आपका बढ़ेगा। तो सी अगर 5 करता है तो बी 40% लेस मतलब 3 करता है, तो 3 का वैल्यू अगर 100 हो जाएगा तो 5 का वैल्यू होगा 500/3। देखिए अब लैंग्वेज में ध्यान दीजिए, बोला जा रहा है लेस देन सी हु इन्वेस्टेड ₹8,000। हु किसके बाद है, सी के बाद। ठीक है, रीजनिंग में आपका रिलेशनशिप से जब क्वेश्चन आता है ऐसे बोला जाता है कि हु का मतलब क्या है, तो हु का मतलब होगा जिसके बाद हु है, मतलब सी का। तो सी इन्वेस्टेड 8,000। आपको पूछ रहा है द एवरेज ऑफ द टोटल इनकम इन्वेस्टेड बाय ऑल ऑफ देम टुगेदर। अच्छा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 500/3 का वैल्यू जो है ये कितना है, 8,000। आपको एवरेज फाइंड करना है, क्लियर है चीजें। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग पहले एवरेज निकल लेते हैं। ठीक है, तो 130 प्लस आपका 100 230 होगा, 230 प्लस आपका 500/3, तो ये कितना हो जाएगा ना, 690 प्लस आपका 500/3। ठीक है, तो अगर एवरेज होगा तो 3 से फिर से डिवाइड करना है, मतलब 6 और 5 11, 1190 आपका 9, ये है एवरेज का वैल्यू। ठीक है, अच्छा ये 8,000 है ना, तो 1190 आपका 9 का वैल्यू कितना आ जाएगा ना, 8,000 आपका 500 इंटू 3 इंटू 1190 आपका 9। ठीक है, तो 2 0 कट गया, 5 16 हो गया और 3 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 3 या हो जाएगा 5.33 हो जाएगा, 3 5 15, एक रह जाएगा, 1/3 क्या होता है, 0.33। तो अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.95 और 5 आ रहा है। ठीक है, अब इसके साथ 0.33 मतलब क्या, 1/3, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1190/3 करना है। ठीक है, और इसके साथ ऐड करना है, तो 3 3 9, 2 रह गया 29, 3 8 24, 3 9 27, तो फिर से आपका कितना रह गया ना, 2 रह गया, तो 27 को 2 रह गया, 3 6 18। ठीक है, 0.66, 2 रह जाएगा लास्ट में, तो 2/3 0.66, तो 396 अगर ऐड करेंगे तो देखिए 6 9 और 5 14 के 4 और 1 रह गया, 62 63, तो 6346 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चन जो है कैलकुलेशन आपको लगभग एंड तक ही करना पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही डिमांड कर रहा था। अब देख रहे हो आपका यहाँ पे आ रहा है 5,950, उसके बाद कुछ भी ज्यादा करके कुछ भी हो सकता है, लेकिन सब जो है आंसर 6,000 6,100 6,200 6,300 6,400 करके है। ठीक है, तो कैलकुलेशन उतना ही करना है जितना जरूरत है। क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से, बोला जा रहा है ए इज 120% ऑफ बी, बी इज 65% ऑफ सी। तो क्या क्या है, ए बी है और सी है। सी अगर 100 होगा तो बी इसका 65% मतलब 65, ए है 120% तो 120 आपका 100, तो ये कितना आ रहा है ना, अगर 20 से काटेंगे तो 6/5। ठीक है, अच्छा, तो ए इज 120% ऑफ बी मतलब 6 इंटू अगर 5 से काटेंगे तो 13, 13 6 कितना ना 78। अब इन तीनों का साम कितना है ना, 1 to 1.5 मतलब 78 प्लस 65 प्लस 100 कितना आएगा ना, 70 प्लस 60 130, 130 और इधर 13 143, 143 प्लस 100 243, तो 243 किसके बराबर है, 121.5 के बराबर।
एक का वैल्यू कितना आएगा ना, आप देख सकते हो। हम लोग अगर 5 गुना करते हैं तो 1215 आता है, तो 0.5। ठीक है, तो सी का वैल्यू हो जाएगा आपका आधा हो जाएगा, मतलब 50। बी का वैल्यू हो जाएगा आपका आधा होगा, मतलब 65/2। और ए का वैल्यू हो जाएगा आपका आधा, मतलब 39, 78/2। तो सी है C-2B, -2B अगर करेंगे मतलब -65, प्लस आपका ए कितना है 39, तो 89 माइनस आपका 65 कितना आ रहा है 24। तो ऑप्शन सी जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से। आपको क्या करना है ना, सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज जो इक्विवेलेंट होगा इन सक्सेसिव डिस्काउंट का, ये फाइंड करना है। तो पहला प्रोसेस आप क्या कर सकते हो, तो आप 2 बार ए बी मेथड को लगा सकते हो, a + b + AB/100, ये आप कर सकते हो। या तो आप क्या कर सकते हो ना, या तो आप पहले देख सकते हो कि पहला डिस्काउंट 10% है, तो 10 से कितना बनेगा 9 बनेगा। फिर 20%, 20% मतलब 1/4, तो 5 से डिस्काउंट देने के बाद कितना बनेगा 4 बनेगा। फिर आपका 25%, तो 4 से एक डिस्काउंट देने के बाद 3 बनेगा, तो 3, 4 से 4 कटा, तो इधर क्या आ रहा है आपका 27/50 आ रहा है। ठीक है, तो डिस्काउंट आप कितना दे रहे हो, आप डिस्काउंट दे रहे हो 50 - 27, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 30 - 7 23। तो 23 डिस्काउंट किसके ऊपर 50 के ऊपर इंटू 100, तो 46% हो जाएगा आपका फाइनल नेट डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, आप अगर ए बी मेथड से करोगे तो क्या होगा ना, 10 + 20 लास्ट में -2, तो कितना आया आपका, आया 30 - 28, 28 प्लस आपका 25 माइनस 28 इंटू 25/100, तो 25 4 100, तो -7, तो 28 + 25, तो 33 और 20 53, 53 - 7, तो ये आ रहा है कितना ना 46%। तो आंसर तो दोनों से सेम ही आएगा, लेकिन आप ये चीज समझ लो कि कहाँ पे कौन सा मेथड आपको यूज करना है। जब आप देख रहे हो कि जो आपका डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया है क्वेश्चन में वो ऐसे आसान आसान नंबर पे है 10 20 25, तब ज़्यादा बेहतर होगा आप ए बी मेथड लगा लो। क्लियर है, क्योंकि कैलकुलेशन उतना टफ होगा नहीं। क्योंकि अगर आप ये मेथड को लगाते हो तब देख रहे हो पहले आपको ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, फिर आपको डिस्काउंट देने के बाद 50 रुपये अगर प्राइस है, आप 27 पेमेंट कर रहे हो, तो डिस्काउंट कितना दे रहे हो वो अलग से फाइंड करना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो दूसरा मेथड है ये काम में तभी आएगा जब आपका जो डिस्काउंट परसेंटेज है ये थोड़ा सा टफ दिया रहेगा या टिपिकल दिया रहेगा, जैसे 16.66 3.33, तब थोड़ा सा दिक्कत करेगा। तब ये वाला प्रोसेस ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर पॉइंट में दिया गया है डेसिमल के साथ आपका डिस्काउंट परसेंटेज, तब आप अगर ए बी मेथड लगाओगे तब आपका कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक एक्सपीरियंस का बात है कि कहाँ पे कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपका 2-3 मेथड हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन को कैसे पूछा गया है उसके ऊपर आपको डिपेंड करेगा कि कौन सा मेथड आप अप्लाई करोगे। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अगर ज़्यादा टाइम दिया रहता तब ये मैटर नहीं करता कि कौन सा मेथड से आप सॉल्व कर रहे हो, लेकिन टाइम आपका कम है, कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, और जितना टाइम आप सेव कर सको उतना आपके लिए बेहतर है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस रखना है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ये पता चल जाएगा। क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से, थोड़ा सा नया पैटर्न का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बोला जा रहा है अ फ्रूट सेलर सेल्स 45% of the oranges that he has along with one more orange to a customer. He then sells 20% of the remaining oranges and 2 more oranges to a second customer. He then sells 90% of the now remaining oranges to a third customer and is still left with 5 oranges. How many oranges did the fruit seller have initially?
तो आपको पूछा जा रहा है कि पहले एकदम बिगिनिंग में आपका फ्रूट सेलर के पास कितना ऑरेंजेस था। ठीक है, पहले जितना था उससे वो ऐसे 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 करके चीज़ों को बेच रहा है, तो पहले कितना था वो पूछा जा रहा है। तो इस तरीके का क्वेश्चन में आप क्वेश्चन का जो पैटर्न है ये आप इलेक्शन वोटिंग की तरह सोच सकते हो, जहां से क्वेश्चन को अगर हम लोग एकदम एंड से स्टार्ट करें तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान रहता है। ठीक है, जो इलेक्शन एंड वोटिंग का क्वेश्चन होता है, परसेंटेज का एक चैप्टर है इलेक्शन एंड वोटिंग, तो उसमें आपका ऐसा ही होता है। अगर क्वेश्चन को हम लोग एकदम लास्ट से सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होता है, कैलकुलेशन भी कम होता है। ठीक है, तो हम लोग 3 स्टेटमेंट है, 3 लाइन है, तो एकदम तीसरे लाइन से जाएंगे। तो जो तीसरा लाइन है इसमें बोला जा रहा है ही देन सेल्स 90% ऑफ द नाउ रिमेनिंग ऑरेंजेस। अभी जितना बाकी है उसका 90% बेच डालता है टू अ थर्ड कस्टमर एंड इज स्टिल लेफ्ट विथ 5 ऑरेंजेस। ठीक है, तो एक चीज देखिए, जो तीसरा केस है उसमें जो बचा हुआ है उसका 90% क्या हुआ ना, उसका 90% वो बेच रहा है, उसके बाद भी उसके पास 5 ऑरेंजेस है। तो क्या हम लोग ये नहीं बोल सकते कि 10% जो बचा हुआ है मतलब रिमेनिंग का 10%। ठीक है, अब देख रहे हो यहाँ पे एक चीज है 90% ऑफ द नाउ रिमेनिंग, मतलब दूसरा स्टेप के बाद, दूसरा स्टेप में वो जो बेच रहा है उसके बाद जो है उसका 90%। क्लियर है, तो 10% का वैल्यू, 10% जो बाकी है 10% का वैल्यू स्टिल लेफ्ट विथ 5 ऑरेंजेस। अगर हम लोग 5 बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो 100% का वैल्यू क्या आ जाएगा ना, ये होगा आपका 50। मतलब दूसरा स्टेप के एंड में इसके पास 50 रिमेनिंग है। तो आप देख रहे हो दूसरा स्टेप या दूसरा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे खत्म हो रहा है। इसके बाद बोला जा रहा है कि 90% ऑफ द नाउ रिमेनिंग एंड उसके पास और भी 5 है। तो 90% ऑफ द नाउ रिमेनिंग कितना होगा 45, और भी 5 है, मतलब टोटल 50 है। क्लियर हुआ इतना? क्लियर है कि नहीं बताओ। अब हम लोग तीसरे से दूसरा स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट में बोला जा रहा है ही देन सेल्स 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑरेंजेस एंड 2 मोर ऑरेंजेस टू अ सेकेंड कस्टमर। अच्छा, तो दूसरे स्टेप के बाद 50 है। ठीक है, इसके अलावा उसके पास क्या है 2 मोर ऑरेंजेस। ठीक है, ही देन सेल्स 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑरेंजेस। यहाँ पर जो रिमेनिंग है यह पहले वाला स्टेप का रिमेनिंग, मतलब पहला जो स्टेप है उसके बाद रिमेनिंग जो है उसका 20% बेच डालता है। तो 80% अभी उसके पास है। तो देखिए, क्या हम लोग ये नहीं बोल सकते कि इस 80% का वैल्यू कितना हो जाएगा ना, 50 प्लस आपका 2। क्लियर है, क्योंकि दूसरे स्टेज के बाद में उसके पास क्या है ना, 50 तो है ही, और उसके बाद बोला जा रहा है 2 मोर ऑरेंजेस टू अ सेकेंड कस्टमर। तो टोटल 80% का वैल्यू कितना है 52। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा ना, 52/4 इंटू 5। तो ये कितना हो जाएगा 13×4 = 52, तो 65 हो जाएगा, 65। क्लियर है। अब देखिए, अब हम लोग पहला स्टेटमेंट में आएंगे। उसमें क्या बोला जा रहा है ना, सेल्स 45% ऑफ द ऑरेंजेस। इनिशियली जितना था उसका 45%, दैट ही हैज अलोंग विथ 1 मोर ऑरेंज टू अ कस्टमर। मतलब 45% सेल करता है, उसके साथ और एक को करता है, अलोंग विथ 1 मोर ऑरेंज टू अ कस्टमर। क्लियर हो रहा है क्या? एकदम पीछे से आगे आ रहे हैं हम लोग। 2 स्टेप कर लिए हैं, अभी तीसरा स्टेप में हम लोग है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इनिशियली कितना था वो हम लोग को मिल जाएगा। तो देखिए, अगर 45% ऑफ द ऑरेंजेस को सेल कर देता है, इनिशियली जितना था उसका 45%, तो बाकी कितना है, बाकी है आपका 55%। तो 55% अगर बाकी है तो 55% का वैल्यू क्या होगा, 65 तो होगा ही, लेकिन अलोंग विथ 1 मोर ऑरेंज टू अ कस्टमर, क्योंकि 45% को छोड़ के और एक ऑरेंज और उसके साथ 65 इतना बाकी है अभी। तो 55% का वैल्यू कितना हो जाएगा 66। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा ना, अगर 11 से काटेंगे तो 6/5 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 100। तो 20 × 6 120। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर।
मैंने बहुत ही धीरे धीरे से लगभग 6 मिनट में ले रहा हूँ एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो थोड़ा सा अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आप कैसे अप्रोच कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस तरीके का क्वेश्चन जब आप देख रहे हो, क्वेश्चन जो है लगभग 4 लाइन के बराबर है और आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है, आपको सीधा इसको छोड़ देना है। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, मतलब एसएससी आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है लीव मी अलोन, मुझे छोड़ के आगे बढ़ जा। क्लियर है क्या? आपको ये बात समझना पड़ेगा। अगर लास्ट में टाइम है आपके पास, आप फ्री हो 6-7 मिनट के लिए, इंग्लिश रीजनिंग सब मैं आपने अटेम्प्ट कर लिया, आप जितना हो सके आपसे, तब आप इस तरीके का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, क्योंकि कैसा अप्रोच आप लगा रहे हो उसके ऊपर बहुत सारे चीज मैटर करेगा। आप अगर इनिशियली मान लोगे एक्स, उसके बाद आप एक 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 करके घटते घटते जाओगे, मतलब एक से लेकर 3 तक आओगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से। बोला जा रहा है कि नंबर ए एंड बी जो है 30% एंड 50% ज़्यादा है सी से। तो यह है ए, यह है बी और यह है सी। तो सी अगर 100 है तो ए कितना है 130 और बी कितना है 150। तो रेशियो पूछा जा रहा है ए टू बी, तो 0 0 अगर काट देंगे तो 13:15। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से। तो बोला जा रहा है कि अ डिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ बनानास enables a customer to buy 6 more bananas for ₹80. What is the reduced price of bananas per dozen? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्या बोला जा रहा है कि बनाना का जो प्राइस था उसमें 20% का घटौती हुआ है। ठीक है, 20% घटा है, मतलब पहले अगर 5 था तो अभी कितना हुआ है, 4 हुआ है घट के। ठीक है, अच्छा, और घट कितना रहा है, 5 का 20%, तो 1 घट रहा है। ठीक है, अच्छा, अब बोला जा रहा है अगर 20% घटता है तब आप 6 बनाना ज्यादा खरीद सकते हो। ठीक है, फॉर ₹80। मतलब क्या, 80 का 20% जो होगा वो होगा 6 बनाना का प्राइस। ठीक है, क्योंकि 80 रुपए में, मतलब एक्चुअली जो रिडक्शन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 20%। ठीक है, अब 80 का 20% कितना ना, 80 इंटू 1/5 तो 16। ये 16 जो है 16 रुपीज, इसमें कितना बनाना मिलता है ना, 6 बनाना मिलता है। ठीक है, 6 बनाना, 6 बनाने का प्राइस कितना, 16 रुपीज, क्योंकि 80 का 20% घटा है, इसलिए आप 6 बनाना एक्स्ट्रा खरीद पा रहे हो उसी पैसे से। तो 6 का प्राइस कितना, 16, 1 का प्राइस कितना, 16/6। तो डजन मतलब 12 का प्राइस कितना, 2 से मल्टीप्लाई होगा 16 तो 32। तो ऑप्शन ए जो है होगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से। बोला जा रहा है ए इज 20% मोर देन बी, बी इज 40% लेस देन सी एंड सी इज 20% मोर देन डी। एंड ए और बी के बीच में आपको पूछा जा रहा है ए डी से कितना परसेंटेज लेस है। तो ए है, बी है, सी है, डी है। तो डी अगर 100 होगा, सी कितना होगा ना 120, 20% मोर है। बी जो है आपका 40% लेस, 40% लेस, 40% होता कितना है, 2/5। तो अगर 2 लेस करेंगे 5 से तो कितना होगा, 3/5। तो 3/5 ऑफ 120, तो 24 5 120 और 3 तो 72। ए कितना है, ए है 25% मोर, 25% मोर। 25% कितना होता है, 1/4। तो अगर मोर करेंगे तो कितना होगा, 5/4। 4 कटेगा 72, तो 4 18 है 72, 18 5 90। क्लियर है, ये है आपका 72 इंटू है 5/4, ये है आपका 120 इंटू है आपका 3/5। तो पूछा जा रहा है ए कितना लेस है, ए है आपका 90, 10 लेस है डी से, डी है 100 इंटू है 100, तो 10% हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से। बोला जा रहा है अ पर्सन सैलरी वाज डिक्रीज बाय 50% एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाय 50%।
तो कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। सीधा बात, a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 माइनस 50 प्लस 50 काट के 0 हो जाएगा, माइनस आपका 50 इंटू 50 बटे 100। तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है, माइनस 25%। माइनस का मतलब क्या, डिक्रीज होगा बाई 25%। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से। देखिए बोला गया है कि शॉपकीपर जो है मार्क किया है X% अबव कॉस्ट प्राइस का, और उसके बाद डिस्काउंट दिया है 30% ऑन द मार्क प्राइस। तो क्या हुआ ना, अल्टीमेटली 4.8 का लॉस हुआ है। तो X का वैल्यू क्या है, तो हम लोग सिंपली A प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 ए बी मेथड से कर सकते हैं। यह कितना हो जाएगा, 4.8 होगा। अब ध्यान दीजिए 4.8 नहीं होगा, लॉस लिखा हुआ है, लॉस, तो माइनस 4.8 होगा। माइनस का मतलब क्या, लॉस। ठीक है, अब देखिए क्या बोला जा रहा है, पहले X% अबव, ठीक है, माइनस 30 का डिस्काउंट, ठीक है, तो माइनस आएगा क्योंकि एक का प्लस एक का माइनस, तो इधर आएगा 3/10x, ये कितना है, माइनस 4.8। अब देखिए इधर आएगा 7/10x, ये हो जाएगा आपका 30 माइनस 4.8, तो 4 माइनस करेंगे तो 26.8, अगर माइनस करेंगे तो 25.2, 25.2। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 7 से अगर काटेंगे तो 7 3 21, 7 3 21 और 7 6 42, तो x का वैल्यू आएगा 36। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि जो मार्क हम लोग कर रहे हैं X% अबव, वो हम लोग X से Y कर रहे हैं। क्लियर है, डिस्काउंट दे रहे हैं 30%, तो 10 से क्या बन रहा है, 10 से बन रहा है 7। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 100 में क्या आ रहा है, 100 में ध्यान दीजिए 4 माइनस करेंगे तो 96, 96 से 0.8 माइनस करेंगे तो 95.2। क्लियर है क्या, क्लियर है। तो आप क्या बोल सकते हो कि 10x बाई 7y दैट इज इक्वल टू 100/95.2। क्लियर है। जो सक्सेसिव केस होता है अल्टीमेटली हम लोग ऐसे भी कर सकते थे सक्सेसिव केस को। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो एक्स से कितना, मतलब x/y कितना हो रहा है, x/y का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि कितना अबव, ठीक है, कितना अबव मार्किंग हो रहा है। मतलब आप अगर y/x कर लोगे तो आप देख सकते हो कितना अबव मार्किंग हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से। बोला जा रहा है पहले 50% इंक्रीज होता है, बाद में 50% डिक्रीज होता है। तो 50 माइनस 50 प्लस माइनस तो माइनस आएगा, 50 इंटू 50 बटे 100, तो आप देख रहे हो सब काट कूट के -25 आ रहा है, -25%। तो लॉस ऑफ 25%। ऑप्शन ए हो जाएगा फाइनल आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से। बोला जा रहा है अंकिता's weight is 20% less than her grandmother. The grandmother weighs 26 kg less than grandmother's husband, whose weight is 81 kg. If Ankita's brother is 8 kg heavier than Ankita, then what is the weight of Ankita's brother? तो आसान क्वेश्चन है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप जो बोला गया है करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे है अंकिता, यहाँ पे है अंकिता का ग्रैंड मदर, GM ग्रैंड मदर। तो अंकिता का वेट 20% लेस। 20% मतलब क्या, 20% मतलब होता है 1/5। तो अगर 20% लेस बोलेंगे तो ग्रैंड मदर का अगर 5 होगा तो अंकिता का कितना होगा, 5 माइनस 1 4। ग्रैंड मदर वेज 20 kg लेस देन ग्रैंड मदर्स हस्बैंड, मतलब जो ग्रैंड मदर है उनका वेट कितना है, उनका वेट है 81 माइनस 26। ये कितना आएगा, 81 माइनस 20 करेंगे तो 61, 61 माइनस 6 तो कितना हो जाएगा, 61 माइनस 6 ये हो जाएगा आपका 56, सॉरी 61 माइनस 6 हो जाएगा आपका 55।
तो 5 का वैल्यू 55, ठीक है। तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 44। तो अंकिता का वेट कितना हो गया 44। अंकिता का भाई जो है अंकिता से 8 केजी भारी है, मतलब 44 प्लस 8। तो भाई का वेट कितना हो जाएगा 44 प्लस 8 52। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, धीरे से पढ़ना है। वन रीडिंग के अंदर आपको समझ जाना है कि क्या लॉजिक बैठाया गया है। क्लियर है क्या? क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। बोला जा रहा है आ रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ व्हीट enables a housewife to buy 6 kg more for rupees 2720. The reduced price of wheat per kg is। तो बोला जा रहा है कि 15% प्राइस में रिडक्शन हुआ है, जिसके वजह से 6 केजी ज़्यादा गेहूं मिल रहा है 2720 रुपये में, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, 15% रिड्यूस होना मतलब क्या, मतलब 100 रुपये में 15 रुपया वैल्यू घट रहा है। अब 100 रुपये में अगर 15 रुपया घट रहा है तो 2720 में उसका 15% जब घट रहा है उसमें 6 केजी ज़्यादा मिल रहा है। मतलब हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि 6 केजी का जो प्राइस है वो है आपका 2720 का 15%। तो कोई भी कॉन्फ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहना चाहिए, लॉजिक को क्लियर कर लीजिए। 2720 रुपीज़ है। पहले क्या होता था, जब प्राइस 100 रुपीज़ था तब 2720 रुपीज़ में मान लीजिए 1 केजी आपको गेहूं मिलता था। लेकिन अभी जब 15% घट गया तो क्या हो रहा है, इसी रुपीज़ में 2720 रुपीज़ में आपको x प्लस 6 केजी मतलब पहले से 6 केजी ज़्यादा गेहूं मिल रहा है। तो 2720 का जो 15% यही तो वैल्यू घटा है और उसमें ही 6 केजी मिल रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं 6 केजी का जो वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी 2720 इंटू 15/100। तो आपको क्या पूछा गया है, रिड्यूस प्राइस मतलब घटने के बाद प्राइस क्या हुआ है। तो 1 केजी का प्राइस कितना हो जाएगा 2720 इंटू 15/100 इंटू आपका 6। तो 0 से 0 कट गया, 5 2 10, 5 3 15, 3 2 6, तो नीचे 4 आ गया, 4 6 24, 4 8 32, तो 68 रुपीज पर केजी। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को 4 तरह से पूछा जा सकता है। यहाँ पे पूछा है घटने के बाद, मतलब रिड्यूस्ड प्राइस, घटने के बाद क्या वैल्यू बनना। आपको ओरिजिनल प्राइस मतलब जो पहले था, घटने से पहले जो ज़्यादा होगा 68 से, वो भी आपको पूछ सकता है। आपको ये भी पूछ सकता है कि जो अभी जो गेहूं जो आप खरीद रहे हो, मतलब 6 केजी ज़्यादा खरीदने के बाद उसका क्वांटिटी क्या है, आप पहले क्या क्वांटिटी खरीद रहे थे, वो भी आपको पूछ सकता है। आपको ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द रिडक्शन ऑफ प्राइस ऑफ व्हीट इन रुपीज़, ठीक है। मतलब जो 15% घटा उसमें आप जो 6 केजी ज़्यादा खरीद रहे हो जिससे आपका मतलब प्राइस घटा है, तो जो घटा है वो कितना घटा है ये भी आपको पूछ सकता है। तो क्या पूछा जा रहा है उसके ऊपर आपको आंसर करना है, ध्यान रखना है चीज़ों को। ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ ही हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो के अंदर जितना भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों ही आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आपका कोई पर्टिकुलर सजेशन हो या वीडियो आपका कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हो, या हम लोग का टीम का जो मेल आईडी है रिवाइज प्रॉपरली @gmail.com, आप इस पे मेल भी कर सकते हो। या आपका अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर है जिसको सॉल्व करवाना है आप इसलिए भी मेल कर सकते हो। क्लियर है? इसके साथ ही बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि प्रैक्टिस हम लोगों को कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है। पहली बात तो मैंने बता दिया कि आप जब वीडियो को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, वीडियो को पॉज करके बस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको खुद से एक ट्राई ज़रूर से ज़रूर देना है, खुद से एक कोशिश आपको करना ही करना है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका इम्प्रूवमेंट के लिए।
इसके बाद वीडियो को देखते हुए वीडियो के अंदर जितना भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आपसे पहला फ्लो में नहीं बन रहा है, पहला फ्लो में अगर नहीं बन रहा है, इसका बहुत सारा कारण रह सकता है। जैसे आपका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही पता नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो या कोई आप अदर सिली मिस्टेक कर रहे हो, आप क्वेश्चन को गलत रीड कर रहे हो। तो इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आपका पहला फ्लो में नहीं बन रहा है, आपको ये क्वेश्चन को मार्क कर लेना है। क्लियर है? मार्क कर लेने के बाद जितना भी क्वेश्चंस आया, आपको एक हफ्ता बाद उन क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करना है। आपको देखना है कि क्वेश्चंस पहला फ्लो में बन रहा है या नहीं बन रहा है। आपको क्वेश्चंस को तब तक रिवाइज करते जाना है एक कोई गैप में, जब तक वो आपसे पहला फ्लो में नहीं बन रहा है। अब ये जो पहला फ्लो में बनने वाला जो बात है ना, ये हो सकता है कि आपके लिए 2 बार हो, किसी और के लिए वो 4 बार हो, और किसी और के लिए वो 1 बार हो। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल जो कैपेबिलिटी है उसके ऊपर। क्लियर है क्या? चलिए, खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अभी फिलहाल उतना टेंशन मत लीजिए, मेहनत करते रहिए एंड सही टाइम का वेट कीजिए। थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस।